नमस्कार। आज हमारे पास जानकारी का एक दिलचस्प पिटारा है। इसमें सरकारी योजनाओं से लेकर न्यायिक प्रणाली की चुनौतियों तक और वैश्विक पर्यावरण संकट से लेकर उपभोक्ता अधिकारों तक कई अहम विषय शामिल हैं। जी। हमारा मिशन यही है कि इन स्रोतों से सबसे जरूरी ज्ञान और अंतर्दृष्टि निकालकर कम समय में आपको अच्छी जानकारी दे पाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। आज हम देखेंगे कि भारत अपनी मैन्युफैक्चरिंग क्षमता कैसे बढ़ा रहा है, हमारी न्यायपालिका के सामने क्या चुनौतियां हैं, नई टेक्नोलॉजी को कैसे रेगुलेट किया जा रहा है, महिला सशक्तिकरण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं, मऊ पर्यावरण बचाने में हम कहाँ सफल हो रहे हैं, कहाँ नहीं, और हाँ, वो आर्थिक मुद्दे भी जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था और औद्योगिक नीतियों से। एक बड़ी पहल है व्हाइट गुड्स, मतलब एयर कंडीशनर और एलईडी लाइट्स के लिए ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी पीएलआई योजना। इसका मकसद क्या है? देखिए, ये जो योजना है, ये बिक्री में बढ़ोतरी पर आधारित सब्सिडी है। बेस ईयर 2019-20 रखा गया है और मुख्य लक्ष्य है डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन, मतलब डीवीए, यानी उत्पाद में लगने वाले भारतीय पुर्जों का हिस्सा उसे बढ़ाना। कितना बढ़ाना? अभी जो करीब 15-20% है, उसे बढ़ाकर 75 से 80% तक ले जाना। अरे वाह, 15-20 से सीधे 75-80%? ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य लगता है। क्या ये हो पाएगा? हाँ, लक्ष्य तो बहुत महत्वाकांक्षी है, बिल्कुल। और ये आत्मनिर्भर भारत रणनीति का एक हिस्सा है। कोशिश है कि हम आयात पर निर्भरता कम करें, अपना निर्यात बढ़ाएं, खासकर चीन जैसे देशों के मुकाबले जिनकी उत्पादकता हमसे कहीं ज्यादा है। चीन की 4 गुना, दक्षिण कोरिया के इलेक्ट्रॉनिक्स में तो 18 गुना। तो इसके लिए निवेश भी आ रहा है। करीब 83 कंपनियों ने 10,400 करोड़ रुपए से ज्यादा के निवेश का वादा किया है। डाइकिन, पैनासोनिक, वोल्टेस जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं इसमें। कुछ 287 करोड़ रुपए दिए भी जा चुके हैं। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। बिल्कुल। सफलता के लिए बिजली, लॉजिस्टिक्स जैसा बुनियादी ढांचा मजबूत होना चाहिए और साथ ही स्किल्ड लेबर यानी कुशल कारीगरों की जरूरत पड़ेगी। इन पर काम करना बहुत जरूरी है। और एक दिलचस्प बात यह है कि एसी और एलईडी दोनों ही सेक्टर में आगे बहुत ग्रोथ की उम्मीद है। क्यों? क्लाइमेट चेंज, शहरीकरण और सरकारी नीतियों की वजह से तो ये योजना और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। विकास का एक और पहलू है ऊर्जा। हाँ। असम में भारत के पहले बांस आधारित इथेनॉल प्लांट का उद्घाटन हुआ है। जी। ये क्यों खास है? हाँ, ये गोलाघाट जिले में लगा है। करीब 5,000 करोड़ का शून्य अपशिष्ट प्लांट है ये। इसे एनआरएल यानी नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड और फिनलैंड की कुछ कंपनियों ने मिलकर बनाया है। और खास इसलिए है क्योंकि दुनिया का पहला ऐसा प्लांट है जो हरे बांस से इथेनॉल बनाएगा। हरे बांस से? जी हाँ। सालाना करीब 5 लाख टन हरा बांस इस्तेमाल करेगा ये। और इससे लगभग 49,000 टन इथेनॉल तो बनेगा ही, साथ में एसिटिक एसिड, फरफ्यूरल और फूड ग्रेड कार्बन डाइऑक्साइड जैसे दूसरे उत्पाद भी बनेंगे। और इसका स्थानीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? अनुमान है कि इससे असम की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सालाना करीब 200 करोड़ का सीधा फायदा होगा, खासकर स्थानीय किसानों और आदिवासी समुदायों को। अच्छा। और ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि 2017 में सरकार ने बांस को पेड़ की कैटेगरी से हटा दिया था। इससे इसकी खेती और व्यापार आसान हो गया। तो ये नीतिगत बदलाव का नतीजा है। बिल्कुल। और ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी अहम है। हम आयात कम करना चाहते हैं और E20 लक्ष्य यानी पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का जो लक्ष्य है उसे भी पूरा करना है। और क्योंकि बांस खाने वाली फसल नहीं है तो खाद्य सुरक्षा पर भी कोई असर नहीं पड़ता। सही बात है। तो ये दिखाता है कि कैसे पॉलिसी रिफॉर्म्स ग्रामीण अर्थव्यवस्था और क्लीन एनर्जी दोनों लक्ष्यों को एक साथ साध सकते हैं। अब जरा पूरी अर्थव्यवस्था पर नजर डालें। अगस्त 2025 के मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़े क्या कह रहे हैं? देखिए, खुदरा महंगाई थोड़ी बड़ी है, 2.1% हुई है, पर ये अभी भी आरबीआई के दायरे में ही है, 2 से 6% वाले। तो ये राहत की बात है। और खाने पीने की चीजों का क्या हाल है? खाद्य महंगाई काफी कम है। सब्जियां लगभग 16% सस्ती हुई हैं, दालें भी करीब 14.5%। तो ये अच्छी खबर है। पिछले साल के मुकाबले कैसा है? पिछले साल यानी अगस्त 2024 से तुलना करें तो स्थिति काफी बेहतर है। तब ग्रोथ कम थी, महंगाई ज्यादा थी। इस साल ग्रोथ ज्यादा है और महंगाई कम। ग्रोथ और महंगाई का अंतर करीब 5.5% है। इसे अर्थव्यवस्था के लिए गोल्डीलॉक्स स्थिति कह सकते हैं, मतलब काफी अच्छी स्थिति। बाहरी फैक्टर्स का क्या असर दिख रहा है, जैसे रूस से तेल आयात रोकने का अमेरिकी दबाव? उसका ज्यादा असर होने की उम्मीद नहीं है क्योंकि दुनिया भर में कीमतें अभी कम हैं।
और हाँ, आगे जीएसटी में कटौती की भी बात है, उससे महंगाई शायद और कम हो। तो आरबीआई के लिए गुंजाइश बनती है? हाँ, इस अच्छी स्थिति से आरबीआई को पॉलिसी में थोड़ी छूट मिलती है। लेकिन दुनिया भर में जो अनिश्चितता है, उसे देखते हुए ब्याज दरों में कटौती की संभावना शायद दिसंबर 2025 तक ही ज्यादा है। ये दिखाता है कि कैसे एनएफएसए के तहत मुफ्तनात जैसी घरेलू नीतियां और बाहरी कारक मिलकर अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में मदद करते हैं। चलिए अब शासन, कानून और रेगुलेशन की तरफ बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या, ये तो एक बड़ी चिंता बनी हुई है। आंकड़े क्या कहते हैं? हाँ, ये वाकई चिंता की बात है। 2025 में कुल लंबित मामले 88,400 के पार पहुंच गए हैं। ये अब तक का रिकॉर्ड है। 88,000 से ज्यादा? जी, इनमें करीब 70,000 सिविल और लगभग 19,000 क्रिमिनल मामले हैं। और सिर्फ संख्या ही नहीं, बैकलॉग बढ़ रहा है। जैसे अगस्त 2025 में 7,000 से ज्यादा नए केस आए, लेकिन निपटे सिर्फ 5,600 के आसपास। मतलब जितने आ रहे उतने निपट नहीं रहे। बिल्कुल, निपटान दर सिर्फ 80% रही, तो एक ही महीने में बैकलॉग 1,400 से ज्यादा बढ़ गया। और ये तब है जब कोर्ट पूरी क्षमता से काम कर रहा है। जी हाँ, ये स्थिति तब है जब सुप्रीम कोर्ट में सभी 34 जजों के पद भरे हुए हैं। सीजेआई ने गर्मियों की छुट्टियों में एक्स्ट्रा बेंच लगाकर मामले निपटाने की कोशिश भी की थी, लेकिन बैकलॉग है कि बढ़ता ही जा रहा है। ये एक तरह से परमानेंट प्रॉब्लम बन गई है, खासकर कोविड के बाद। तो समस्या सिर्फ जजों की कमी नहीं है? नहीं, सिर्फ जजों की संख्या या नियुक्ति की रफ्तार का मामला नहीं है, वो तब तेज हुई है। प्रॉब्लम ज्यादा गहरी स्ट्रक्चरल है। केस इतने ज्यादा आ रहे हैं, अपील करने का चलन है, जटिल संवैधानिक मामले हैं, इन सब का असर पड़ता है। और इसका नतीजा? नतीजा ये कि न्याय मिलने में देरी होती है। ये एक तरह से अनुच्छेद 21 यानी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें जल्दी सुनवाई का हक भी शामिल है, का उल्लंघन है। सिर्फ जजों की नियुक्ति से बात नहीं बनेगी, स्ट्रक्चरल सुधार करने होंगे। न्याय प्रणाली में एक और अहम पहलू है फोरेंसिक सबूत। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में डीएनए सबूतों के इस्तेमाल पर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनकी जरूरत क्यों पड़ी? हाँ, ये कट्टवल्ली बनाम तमिलनाडु केस के बाद हुआ। उस केस में पता चला कि डीएनए सैंपल को फोरेंसिक लैब भेजने में देरी हुई थी। और चेन ऑफ कस्टडी, मतलब सबूत को सहेजने और ट्रांसफर करने की जो पूरी प्रक्रिया होती है, उसमें गड़बड़ियां थी। अच्छा। और बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि अलग-अलग राज्यों में डीएनए सैंपल्स को हैंडल करने के तरीके अलग-अलग थे। कोई एक स्टैंडर्ड तरीका नहीं था। इससे सबूत की विश्वसनीयता पर सवाल उठते थे। तो नए दिशा निर्देश क्या है मोटे तौर पर? मुख्य रूप से 4 बातें हैं। पहला, जब सैंपल लें तो पूरी डिटेल लिखें, एफआईआर नंबर, जांच अधिकारी का नाम, गवाहों के दस्तखत वगैरह। दूसरा, सैंपल 48 घंटे के अंदर एफएसएल यानी फोरेंसिक लैब पहुंच जाना चाहिए। अगर देर हो तो वजह बतानी होगी। तीसरा, जब तक ट्रायल चले सैंपल को सुरक्षित रखना है, बिना कोर्ट के आदेश के खोलना नहीं है। और चौथा, सैंपल लेने से लेकर कोर्ट तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया का एक चेन ऑफ कस्टडी रजिस्टर बनाना होगा। इन दिशा निर्देशों का क्या महत्व है? ये बहुत जरूरी कदम है। पहले कई केस ऐसे हुए हैं, जैसे अनिल मनोज राहुल केस का जिक्र आता है, जहां डीएनए सबूत सिर्फ इसलिए खारिज हो गए क्योंकि उन्हें सहेजने या स्टोर करने में प्रक्रिया की कमी थी। अच्छा, मतलब सबूत होते हुए भी वो बेकार हो गया। हाँ, बिल्कुल। तो ये नए दिशा निर्देश फॉरेंसिक सबूतों की विश्वसनीयता बढ़ाने की कोशिश है और पूरे भारत में एक स्टैंडर्ड तरीका बनाने की कोशिश है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की भी करीब हो। डीएनए देखिए बहुत ताकतवर सबूत है, पर ये एक ओपिनियन एविडेंस है। इसे साइंटिफिक और कानूनी दोनों तरह से मजबूत होना चाहिए। ये गाइडलाइंस उसी दिशा में है। अब रेगुलेशन का एक नया उभरता हुआ क्षेत्र आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। एआई से बनी सामग्री को लेकर संसदीय समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं। जी हाँ, कम्युनिकेशन और आईटी पर जो संसदीय स्थायी समिति है, जिसके अध्यक्ष निशिकांत दुबे हैं, उसने फर्जी खबरों और डीप फेक के बढ़ते खतरे को देखते हुए कुछ अहम सिफारिशें दी हैं। क्या है वो? एक तो ये कि जो लोग एआई से कंटेंट बनाते हैं, उनके लिए लाइसेंसिंग की जरूरत है या नहीं, इस पर विचार किया जाए। दूसरा, एआई से बनी सामग्री पर साफ-साफ लिखा होना चाहिए कि ये एआई ने बनाई है, मतलब अनिवार्य लेबलिंग। और तीसरा, फर्जी कंटेंट बनाने और फैलाने वालों का पता लगाने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए कानूनी और तकनीकी दोनों तरह के सिस्टम बनाने की बात कही है। और मीडिया के लिए भी कुछ कहा है। हाँ, समिति ने कहा है कि मीडिया संस्थानों में फैक्ट चेकिंग यूनिट और एक इंटरनल लोकपाल होना जरूरी है। और फर्जी खबरों के लिए जो सजा है उसे भी बढ़ाने का सुझाव दिया है, जुर्माना वगैरह। ये सब किस लिए? चिंता यह है कि फर्जी खबरें लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा हैं, खासकर 2026 के आम चुनावों को देखते हुए। लाइसेंसिंग और लेबलिंग जैसे कदम दुनिया भर में हो रहे हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट है, चीन के भी नियम है। लेकिन इनको लागू करना और अभिव्यक्ति की आजादी के साथ संतुलन बनाना, ये बड़ी चुनौती होगी। क्या एआई फैक्ट चेकिंग कर सकता है? समिति ने माना है कि एआई खुद फैक्ट चेकिंग नहीं कर सकता,
लेकिन वो संदिग्ध कंटेंट को पहचानने में मदद जरूर कर सकता है। अब शासन में महिलाओं की भूमिका पर आते हैं। महिला आरक्षण कानून यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इस पर भी कुछ बात हुई? जी, हाल ही में तिरुपति में महिला सशक्तिकरण पर संसदीय समितियों का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। वहां इस कानून पर चर्चा हुई। ये कानून लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देता है, SC/ST महिलाओं समेत। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर जोर दिया कि यह सिर्फ दिखावा नहीं है, सिंबॉलिज्म से आगे की बात है। ये शासन में महिलाओं को उनका वाजिब हक देता है। सम्मेलन में और भी मुद्दे उठे? हाँ, जैसे लड़कियों के लिए 100% लिटरेसी, विधायकों के लिए नो वर्क नो पे का सिद्धांत और राज्य विधानसभाओं की साल में कम से कम 60 बैठकें हों, ये सब बातें भी हुई। ये महिला आरक्षण कानून कब लागू होगा? देखिए, ये कानून दशकों की बहस के बाद 2023 में पास तो हो गया, जो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पंचायतों में आरक्षण से महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, ये हमने देखा है। लेकिन इसका लागू होना अगले परिसीमन के बाद ही होगा, शायद 2029 तक। तो ये एक चुनौती है। इंतजार करना होगा। हाँ, और ये भी देखना होगा कि ये सिर्फ संख्या ना बढ़ाए, बल्कि महिलाओं को सच में ताकत दे, वास्तविक सशक्तिकरण हो। ये महिला नेतृत्व वाले विकास का जो बड़ा नजरिया है, उसका हिस्सा है। अब वैश्विक मुद्दों और पर्यावरण की ओर रुख करते हैं। एक मशहूर पत्रिका है फॉरेन अफेयर्स, उसके एक लेख में भारत की महाशक्ति भ्रम वाली बात कहकर आलोचना की गई। कहा गया कि भारत की महत्वाकांक्षाएं उसकी क्षमता से ज्यादा है और वो चीन का मुकाबला करने के लिए अमेरिका पर निर्भर है। इसका क्या जवाब दिया गया है? हाँ, ये एक नजरिया है जो अक्सर पश्चिमी देशों से आता है, जो हार्ड पावर यानी सैन्य और आर्थिक ताकत पर ज्यादा ध्यान देते हैं। भारत का दृष्टिकोण इससे थोड़ा अलग है। भारत अपने उदय को सिर्फ हार्ड पावर के चश्मे से नहीं देखता, बल्कि इसे अपनी सभ्यता से जोड़कर देखता है। मतलब भारत नैतिक अधिकार, अलग अलग तरह के विरोधाभासों को मैनेज करने की अपनी क्षमता, जैसे रूस, अमेरिका, चीन सबसे रिश्ते रखना, और भविष्य की टेक्नोलॉजी जैसे AI, डिजिटल इकोसिस्टम, इन पर ज्यादा जोर देता है। तर्क ये दिया गया है कि पश्चिम शायद भारत की ये जो मल्टी अलाइनमेंट की रणनीति है, उसे ठीक से समझ नहीं पा रहा। तो भारत खुद को अमेरिका या चीन के बराबर नहीं मान रहा? देखिए, भारत फिलहाल अमेरिका या चीन की बराबरी का दावा नहीं कर रहा, बल्कि वो अपनी अंदरूनी बाधाओं को दूर करके अपने खास विकास के रास्ते पर ध्यान दे रहा है, जैसे अकाल से जूझने वाले देश से डिजिटल पावर बनने तक का सफर। और इतिहास से भी सबक लिए हैं, जैसे 1962 या 1971 में अमेरिका पर पूरी तरह निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसलिए आर्थिक प्रगति को प्राथमिकता दी जा रही है, बटर बिफोर गन्स वाली बात। चलिए अब एक वैश्विक चुनौती की बात करते हैं, प्लास्टिक प्रदूषण। ये संकट कितना बड़ा हो गया है? ये वाकई बहुत बड़ा संकट है। आंकड़े सच में डराने वाले हैं। 2000 से 2019 के बीच प्लास्टिक का उत्पादन 2 गुना हो गया, 460 मिलियन टन, और कचरा 350 मिलियन टन से ज्यादा। बाप रे! अनुमान है कि 2024 में 500 मिलियन टन उत्पादन होगा और 400 मिलियन टन कचरा निकलेगा। और अगर यही रफ्तार रही तो 2060 तक यह आंकड़ा 1.2 बिलियन टन तक जा सकता है। और इसका होता क्या है? रिसाइकलिंग कितनी होती है? वही तो सबसे बड़ी दिक्कत है। सिर्फ 9% प्लास्टिक ही रिसाइकल हो पाता है। सोचिए, सिर्फ 9%। तो बाकी कहाँ जाता है? करीब 50% तो लैंडफिल में चला जाता है, और 22% वो तो बस यूं ही पर्यावरण में फैल जाता है, नदियों में, जमीन पर, कहीं भी। और समुद्रों में? सुना है वहां बहुत बुरा हाल है। जी हाँ, हर साल करीब 11 मिलियन टन प्लास्टिक समुद्र में जा रहा है। अनुमान लगाया गया है कि 2050 तक समुद्र में वजन के हिसाब से मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होगा। हे भगवान! इसका जलवायु परिवर्तन से भी सीधा कनेक्शन है। प्लास्टिक बनाने में जो ऊर्जा लगती है, उससे ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं। ये वैश्विक उत्सर्जन का करीब 3.4% हिस्सा है, और अंदाजा है कि 2040 तक ये हमारे कार्बन बजट का 19% तक खा सकता है। तो ये सिर्फ कचरे की समस्या नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये संकट जैव विविधता को खत्म कर रहा है, इंसानों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। कैंसर, हार्मोनल समस्याएं और अर्थव्यवस्था पर भी असर डालता है। मछली पालन, टूरिज्म सब प्रभावित होते हैं। तो इसका हल क्या है? हल के लिए कई स्तरों पर काम करना होगा। एक तो वैश्विक संधि की बात चल रही है, UNEA में 2022 में तय हुआ था। उत्पादन कम करना होगा, रिसाइकलिंग को बहुत बेहतर बनाना होगा, आर्थिक उपाय अपनाने होंगे, जैसे EPR, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब जो कंपनी उत्पाद बना रही है, वही उसके कचरे के मैनेजमेंट के लिए जिम्मेदार हो।
और हाँ, हमें अपनी जीवन शैली भी बदलनी होगी। पर्यावरण के मोर्चे पर एक अच्छी खबर भी है। सुंदरबन से वहां खारे पानी के मगरमच्छों की संख्या बढ़ी है। जी हाँ, ये एक अच्छी खबर है। हाल के सर्वे में पता चला है कि न सिर्फ उनकी संख्या बढ़ी है, बल्कि आबादी में अलग-अलग उम्र के मगरमच्छों का संतुलन भी बेहतर हुआ है। ये क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एक ऐसी प्रजाति के संरक्षण की सफलता दिखाता है जो बाघ जितनी करिश्माई या पॉपुलर नहीं मानी जाती। अक्सर संरक्षण के प्रयास उन्हीं जानवरों पर ज्यादा होते हैं जो दिखने में आकर्षक हों। तो ये सफलता कैसे मिली? ये लगातार कोशिशों का नतीजा है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 का लागू होना और खासकर भागवतपुर मगरमच्छ परियोजना, जहां कैप्टिव ब्रीडिंग यानी निगरानी में उनका प्रजनन कराया जाता है। मगरमच्छ देखिए उस इकोसिस्टम के टॉप शिकारी हैं, मुर्दाखोर भी हैं, तो वो मैंग्रोव जंगल के स्वास्थ्य के एक तरह से सूचक हैं। तो ये सफलता हमें क्या सिखाती है? ये दिखाती है कि अगर लगातार निवेश किया जाए तो कम पॉपुलर प्रजातियों का संरक्षण भी सफल हो सकता है। हमें इस लोकप्रिय प्रजाति के पूर्वाग्रह से ऊपर उठना होगा। और हाँ, जलवायु परिवर्तन के खतरों को भी ध्यान में रखना होगा, जैसे समुद्र का स्तर बढ़ना, पानी का खारापन बदलना, इन सब का भी असर पड़ता है। ये सुंदरबन के इकोसिस्टम की सहनशक्ति का भी प्रतीक है। सुंदरबन की ये कहानी पर्यावरण बचाने के महत्व को दिखाती है और पर्यावरण का सीधा संबंध हमारी खाद्य सुरक्षा से भी है। इसी कड़ी में देखते हैं कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी FAO के मुख्य अर्थशास्त्री का क्या कहना है, खासकर भारत के संदर्भ में। हाँ, FAO के मुख्य अर्थशास्त्री हैं मैक्सिमो टुरेरो कुलेन। उन्होंने हाल ही में कुछ अपडेटेड डेटा दिया है। पहले 2021 का अनुमान था कि भारत में 74% लोग ऐसा भोजन नहीं खरीद सकते जो स्वस्थ माना जाए। अब 2024 का अनुमान कहता है कि ये आंकड़ा घट के 40.4% हो गया है। अरे, ये तो बहुत बड़ा सुधार है, 74 से 40%। जी, सुधार तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अभी भी लगभग 60 करोड़ लोग स्वस्थ आहार से वंचित हैं। 40% भी कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। बात तो सही है। तो उनका मुख्य संदेश क्या है भारत के लिए? उनका मुख्य संदेश है कि भारत को खाद्य उत्पादन में विविधता लानी होगी। सिर्फ अनाज यानी गेहूं चावल पर ही फोकस नहीं रखना है, बल्कि दालों, फलों, सब्जियों पर भी ध्यान देना होगा। मतलब सिर्फ पेट भरना काफी नहीं है, पोषण मिलना जरूरी है। कैलोरी से आगे पोषण सुरक्षा की बात करनी होगी। और उन्होंने व्यापार पर जो पाबंदियां लगती हैं उसके खतरों के बारे में भी चिताया है। तो भारत के लिए इसका क्या मतलब हुआ? आगे क्या करना होगा? ये भारत के लिए एक तरह से हरित क्रांति की सफलता से आगे बढ़ने का संकेत है। अब पोषण सुरक्षा पर ध्यान देना होगा। इसके लिए पॉलिसी में बदलाव लाने होंगे, जैसे सिर्फ MSP पर ही निर्भर ना रहें, सप्लाई चेन बेहतर करनी होगी, खासकर कोल्ड स्टोरेज वगैरह। और जो पोषण योजनाएं हैं जैसे PDS, मिड डे मील, उनमें भी विविधता लानी होगी। भारत इसमें जो करेगा उसका असर दुनिया भर के भूखमरी मिटाने के लक्ष्यों SDG 2 पर पड़ेगा। अब कुछ ऐसे मुद्दों पर आते हैं जो सीधे हमारी थाली और जेब से जुड़े हैं। उपभोक्ता मुद्दे और सार्वजनिक स्वास्थ्य। खाद्य पदार्थों में मिलावट, ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है। मेटानल येलो नाम के रंग की मिलावट, ये कितनी बड़ी समस्या है? ये वाकई बहुत बड़ी और चौंकाने वाली समस्या है। लखनऊ में एक संस्था है, इंडियन टॉक्सिकोलॉजिकल रिसर्च सेंटर ITRC। उन्होंने हाल ही में एक स्टडी की। यूपी में 12,500 से ज्यादा रंगीन खाने के सैंपल्स की जांच की। और नतीजे क्या निकले? नतीजे हैरान करने वाले हैं। 70% सैंपल्स में, यानी लगभग 8,800 सैंपल्स में ऐसे रंग पाए गए जिनकी इजाजत नहीं है, मतलब प्रतिबंधित रंग। 70%, ये तो बहुत ज्यादा है। और ये मेटानल येलो कितना आम था? मिलावटी अरहर दाल के जो सैंपल थे उनमें से 97% में मेटानल येलो मिला। सोचिए, लगभग हर मिलावटी दाल के सैंपल में। और कुल मिलाकर देखें तो जितने भी मिलावटी सैंपल थे उनमें से करीब 1/3 में ये रंग मौजूद था। किन किन चीजों में मिला है? दालों के अलावा हल्दी, मिठाइयाँ और यहाँ तक कि चबाने वाले तंबाकू में भी। ये मेटानल येलो असल में एक सस्ता इंडस्ट्रियल डाई है जिसे कपड़े वगैरह रंगने में इस्तेमाल करते हैं। खाने में मिलाना मना है, लेकिन खाने को ज्यादा पीला और आकर्षक दिखाने के लिए मिलावटखोर इसका इस्तेमाल करते हैं। ये तो बहुत ही चिंताजनक बात है कि रोजमर्रा की चीजों में ऐसी मिलावट हो रही है। इसके स्वास्थ्य पर क्या खतरे हैं? जानवरों पर जो स्टडी हुई है उनसे पता चला है कि ये कैंसर पैदा कर सकता है, प्रजनन क्षमता पर असर डाल सकता है, नर्वस सिस्टम, लिवर और किडनी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। ये एक गंभीर पब्लिक हेल्थ संकट है। इसके लिए बहुत सख्त नियम, लगातार जांच और हम सबको उपभोक्ताओं को जागरूक होने की जरूरत है। हमें बहुत सावधान रहना होगा। एक और दिलचस्प उपभोक्ता मुद्दा है पिंक टैक्स। ये क्या बला है?
मैंने सुना तो है पर ठीक से पता नहीं। हाँ, ये नाम थोड़ा कंफ्यूजिंग है। ये कोई सरकारी टैक्स नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? ये एक तरह का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब मूल्य में भेदभाव, जहाँ खासतौर पर महिलाओं के लिए जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाई जाती हैं, वो पुरुषों के लिए बने वैसे ही प्रोडक्ट्स या यूनिसेक्स विकल्पों से ज्यादा महंगी होती हैं। जैसे कि कुछ उदाहरण देंगी? बिल्कुल, जैसे रेजर, डिओड्रेंट, शैम्पू, कपड़े, खिलौने, यहाँ तक कि ड्राई क्लीनिंग और हेयर कट भी। महिलाओं के लिए अक्सर ये चीजें ज्यादा महंगी होती हैं, भले ही उनमें और पुरुषों वाले वर्जन में कोई खास फर्क ना हो। अच्छा, ये तो मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये कितना आम है? अमेरिका और यूके में स्टडी हुई हैं, उनमें पाया गया कि ये अंतर 7 से लेकर 90% तक हो सकता है। 90%? हाँ, भारत में इस बारे में जागरूकता भी काफी कम है। एक स्टडी के मुताबिक 67% भारतीय इसके बारे में जानते ही नहीं। हालांकि एक अच्छा कदम 2018 में हुआ था, जब सैनिटरी नैपकिन पर से जीएसटी हटा दिया गया था। भारत में पिंक टैक्स के खिलाफ कोई अलग से कानून तो नहीं है, लेकिन एनसीडीआरसी, जो उपभोक्ता फोरम है, उसने सही दाम रखने पर जोर दिया है। पर ऐसा होता क्यों है? कंपनियां ऐसा क्यों करती हैं? इसके पीछे अक्सर मार्केटिंग की रणनीति होती है। महिलाओं के प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग अलग, अक्सर गुलाबी या हल्के रंगों में होती हैं। एक धारणा यह भी है कि महिलाएं पर्सनल केयर पर ज्यादा खर्च करने को तैयार लेती हैं, और कुछ हद तक सामाजिक सोच भी इसमें भूमिका निभाती है। ये पिंक टैक्स लैंगिक असमानता का एक छुपा हुआ लेकिन अहम रूप है, खासकर तब जब महिलाएं औसतन पुरुषों से कम कमाती हैं। इससे निपटने के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक होना होगा, सोच समझकर खरीदारी करनी होगी, जैसे यूनिसेक्स विकल्प चुनना, और उन ब्रांड्स को सपोर्ट करना होगा जो जेंडर न्यूट्रल प्राइसिंग रखते हैं। तो आज हमने भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाओं से लेकर जमीनी हकीकत, शासन की पेचीदगियों, वैश्विक पर्यावरण और स्वास्थ्य चुनौतियों, और यहाँ तक कि हमारे रोजमर्रा की खरीदारी के फैसलों पर असर डालने वाले मुद्दों तक काफी गहराई से पड़ताल की। हाँ, और इन सभी स्रोतों से एक बात साफ तौर पर उभरती है, चाहे वो न्यायपालिका का बैकलॉग हो, या प्लास्टिक का प्रदूषण हो, या खाद्य सुरक्षा, या फिर बाजार में ये पिंक टैक्स वाला भेदभाव, इन सिस्टमिक चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें टारगेटेड, सोचे समझे और लगातार प्रयास करने होंगे। इसमें टेक्नोलॉजी, पॉलिसी और सामाजिक जागरूकता सबकी अपनी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। उम्मीद है कि ये विश्लेषण आप सबके लिए जानकारी भरा और सोचने पर मजबूर करने वाला रहा होगा। शायद इन मुद्दों पर आगे जानने के लिए कुछ नए बिंदु मिले होंगे। अब एक आखिरी सवाल मन में आता है। भारत अपनी तेज तकनीकी और आर्थिक महत्वाकांक्षाओं को न्याय व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण जैसी बुनियादी जरूरतों को मजबूत करने के साथ कैसे संतुलित कर सकता है, ताकि विकास टिकाऊ भी हो और सबके लिए बराबर भी? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। अगर आपको ये चर्चा उपयोगी लगी तो प्लीज इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आगे भी ऐसे विश्लेषण सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।